जैसे अगर ये कोई रॉड है तो इस रॉड में हमने लास्ट क्लास में इस रॉड से कंपोजिट रॉड से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, ये सब निकाल चुके थे। तो आओ आज उसी का थोड़ा सा मुश्किल पार्ट करेंगे हम लोग। जैसे कभी कभी क्या होगा कि मान लो आपको दे दिया, ऐसा दे दिया सपोज करो। जैसे यहाँ पे है स्टीम एट 100 डिग्री सी, और यहाँ पे आपको दे दिया आइस एट 0 डिग्री सी। तो समझ में आ रहा है कि आपने इन दोनों एंड का टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। हाँ, उसी का आगे का पार्ट बता रहा हूँ ना। समझी? एक मिनट। देखो, तो हम ये कह रहे हैं कि अब दोनों एंड का टेम्परेचर अगर आपने फिक्स कर दिया है तो इस कंपोजिट रॉड में जो हीट का फ्लो होगा पर सेकेंड यहाँ से यहाँ, वो कितना आएगा? तो आपको पता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है कंपोजिट रॉड से, उसकी वैल्यू होती है ए 100 - 0 बाई एल। मतलब इतना हीट पर सेकेंड यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जो हीट आइस को मिल रहा होगा उस हीट से आखिरकार हो क्या रहा होगा? जितना भी हीट आइस को मिल रहा होगा, भाई कुछ ना कुछ तो होगा। क्या हो रहा होगा? हाँ, तो आइस मेल्ट कर रहा होगा। तो अगर हम आपसे ये पूछ लें कि आइस के मेल्ट करने का रेट, आपसे पूछ लेगा बताओ किस रेट से आइस मेल्ट कर रहा होगा, तो क्या निकाल सकते हो क्या? हाँ। तो जहां जहां पे ये आ रहा है उसको हम लिख देंगे डेल्टा एम इंटू एल बाई डेल्टा टी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से डेल्टा एम बाई डेल्टा टी आ जाएगा। मतलब किस रेट से आइस मेल्ट कर रहा होगा इसमें निकल के आ जाएगा। यानी रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस जो होगा वो आ जाएगा के ए 100 बाई स्मॉल एल इंटू एल। यानी आप कह सकते हो कि इस रेट से आइस मेल्ट कर रहा होगा। समझ गए? अब कभी कभी क्या हो सकता है कि आइस को मेल्ट ना कराए। तो अब क्या कर सकता है देखो। वैसे इसके ऊपर ना दो छोटे छोटे क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, तो आओ एक बार समझा देते हैं उसको। पर पहले वो करा देते हैं, उसके बाद देखो। जैसे मान लो ये एक रॉड है और एक रॉड हमने और ले लिया, दोनों को ऐसे जोड़ दिए। एक तरफ है स्टीम एट 100 डिग्री सी, और एक तरफ है आइस एट 0 डिग्री सी। दो एकदम आइडेंटिकल रॉड्स है, इनका लेंथ सेम है, एरिया सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी सब सेम है। तो कह रहा है बताओ कि एक तो ये केस लिया गया, दूसरा एक केस और बना लेते हैं। क्या किया गया,
एक रॉड ऐसा लिया गया और एक रॉड ऐसा लिया गया। यहाँ पे फिर से लगा दिया स्टीम एट 100 डिग्री C, और यहाँ पे लगा दिया आइस एट 0 डिग्री C। दोनों केस में रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस का रेशियो फाइंड आउट करें। फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। दोनों रॉड्स हर मामले में एकदम आइडेंटिकल है। हम जानना चाहते हैं कि दोनों केस में रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस कितना होगा, रेशियो कितना होगा। जल्दी जल्दी बताओ। दोनों केस में रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ। हम जी कह रहे हैं 1:4। बाकी बताओ जल्दी जल्दी। दोनों केस में आइस के मेल्ट करने का रेट क्या होगा। देखो सीधी सी बात है कि अगर हम इसका थर्मल रेजिस्टेंस को आर एज्यूम कर लें तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस भी आर ही होगा। यानी पहले केस में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आएगा, मतलब dQ/dt आएगा, वो आएगा 100 - 0, और ये आर और आर सीरीज में है तो 2R हो गया। और इस हीट से आइस मेल्ट कर रहा होगा, तो अभी हमने देखा है कि हम इसको लिख पाएंगे ΔM/ΔT × L। यानी रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस जो फर्स्ट केस में आएगा वो आ गया 100/2RL। ठीक वैसे ही दूसरे केस में अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों पैरेलल में दिखाई पड़ रहे हैं, तो आर और आर अगर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2। यानी इस केस में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वो आएगा ΔQ/ΔT = 100 - 0/R/2। यानी ये कुल मिला के हो गया 200/R।
एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू एल। तो आप देख सकते हो कि डेल्टा एम बाई डेल्टा टी यहाँ पे कितना आ गया, 200 बाई आर एल। तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस का रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना आ गया बताओ जरा। तो आंसर आ गया 1:4 का आ गया ना, देख लो। सिंपल सी कहानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब चलो थोड़ा सा इसको मुश्किल कर लेते हैं। मुश्किल कैसे होगा देखो। मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, हमने क्या किया है, इधर का टेम्परेचर कर दिया है फिक्स। यहाँ हम कर दिए हैं स्टीम, बहुत सारा स्टीम है यहाँ पे 100 डिग्री सी पे। और इधर हम लोगों ने क्या किया है, पानी कर दिया है, वाटर एट सपोज करो 10 डिग्री सी पे पानी है। रॉड का अपना थर्मल कंडक्टिविटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ वेंथ सब दिया हुआ है। तो आपको एक बात समझ में आ रहा है कि जब यहां से हीट का फ्लो होगा, उस हीट से पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि जब स्टीम से लगातार, चूंकि पानी का टेम्परेचर स्टीम के मुकाबले में कम है, तो कंटिन्यूअसली हीट का फ्लो होगा फ्रॉम स्टीम टू वाटर, जिससे पानी का टेम्परेचर राइज करेगा। तो आपसे कहता है बताओ कि किसी भी टाइम टी पे पानी का टेम्परेचर क्या होगा, अपने को निकालना है। अब तुम बोलोगे सर पहले और अब में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि पहले दोनों एंड का टेम्परेचर फिक्स रहा करता था, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी फिक्स था। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ का टेम्परेचर तो फिक्स है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर लगातार वेरी करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए करना क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका टेम्परेचर है टी, किसी टाइम टी पे। तो अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका टेम्परेचर अगर टी है, तो ध्यान से देखना जरा। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वो लिखा जाएगा के ए 100 - T/L। दिस इज द रेट एट विच हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम स्टीम टू वाटर। बोलो। और आप कह रहे हो कि इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, पहले इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सी, अब हो गया है T डिग्री सी, और ऑब्वियसली जो T है वो 10 से ज़्यादा है। यानी दिस कैन बी रिटन एज m वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू dt बाई ऐसा। देखो तो, देखो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत जल्दी, आप ऐसे समझो, सुनो। किसी टाइम टी पे टेम्परेचर है टी, तो टेम्परेचर को बढ़ा के हमने कर दिया T+dt। और इस प्रोसेस में टाइम लगा T से T+dt। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 100 - T/L = ऐसा। अब सुनो, जैसे ये आ गया ना, फिर काम खत्म हो गया अपना, फिर तो फटाफट आंसर आएगा।
हाँ, इसको हम प्लस में लिख रहे हैं, क्यों, समझ रहे हो ना? क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर घट रहा होता तो हम माइनस में लिखते। हाँ, बस फिर तो वेरिएबल है, इंटीग्रेट कर दो ले जाके, तो डी टी इधर, 100 - t इधर, ए ए बाई एम वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, एल, और इधर आ जाएगा डी टी, और हम करेंगे यहां से इंटीग्रेट। जब समय शून्य था तो टी की वैल्यू थी 10, और किसी भी टाइम टी पे जो टेम्परेचर होगा वो मैंने मान लिया है कि वो होगा टी। बताओ मुझे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डी टी बाई 100 - t। कई बार बता चुके हैं, डी एक्स बाई एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है 1/a ln x+b। ठीक उसी बेसिस पे अगर यहाँ पे लिख लेंगे तो ये आ जाएगा ln 100 - t/-1, क्योंकि t का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ये t है और ये 10 है, और ये आ जाएगा KAT/m/w SW × t, सॉरी L। माइनस को उधर ले जाओ तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 100 - 90 = e⁻⁻ KAT/mw तो आप देख सकते हो कि टी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गया देखो तो, 100 - 90 × e⁻⁻ KAT/mw/SWL। अरे बात समझ में आया क्या? अब जैसे टेम्परेचर वैरी करने लगा तो ये अच्छा क्वेश्चन बन गया। जब तक टेम्परेचर वैरी नहीं कर रहा था तब तक ये आसान क्वेश्चन था, जैसे टेम्परेचर वैरी करना स्टार्ट किया तो भैया इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। चलो और देखो, आओ समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो सपोज करो ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है? ये एक हॉलो स्फीयर है और हमने क्या किया है, एक और हॉलो स्फीयर पकड़ लिया है ऐसे। तब ये सही मायने में थोड़ा और छोटा कर, ये दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स हैं। ये दो कॉन्सेंट्रिक हॉलोस्फेयर्स हैं और दोनों के बीच का जो मटेरियल है उसको फिल कर दिया गया है। उस करो कि एक ऐसे मटेरियल से जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है के। दोनों हॉलोस्फेयर के बीच के मटेरियल को हमने फिल कर दिया है एक ऐसे मटेरियल से जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है के। इसका रेडियस अपने को दे रखा है
और इसका रेडियस भी अपने को दे रखा है। इसका रेडियस अपने को दे रखा है R1 और इसका रेडियस दे रखा है R2। और दोनों के बीच में जो मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K। अंदर हमने क्या किया है, पानी भर दिया है या स्टीम भर दिया है, चलो मान। अंदर जो है वो स्टीम है एट 100 डिग्री C। और जो बाहर का दुनिया है उसमें पूरा आइस है। आप समझो कि ये वाला पूरा एकदम आइस है। ये जो बाहर का दुनिया आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा आइस है। ये पूरा बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा है, ये समझो। और वो भी है 0 डिग्री C। तो एक बात समझ में आ रहा होगा कि अंदर का टेम्परेचर चूंकि हाई टेम्परेचर पे है और बाहर का टेम्परेचर चूंकि लो टेम्परेचर पे है, तो जाहिर सी बात है हीट पहले अंदर से बाहर होके जाएगा और हीट का फ्लो रेडियली होगा। यानी हीट का फ्लो कुछ ऐसे हो रहा होगा, अगर ध्यान से देखो तो समझ में आपको आएगा कि हीट ऐसे कुछ फ्लो कर रहा होगा, देखो तो। रेडियली ऐसे हीट जा रहा होगा। और ऐसे हीट जाने में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, जैसे पहले हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बड़े आसानी से लिख दिया करते थे, अब हम आसानी से नहीं लिख पाएंगे। से नहीं लिख पाएंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एरिया की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। देखो हीट का फ्लो ऐसे ही हो रहा होगा क्या, देख लो। यानी इस बार जो हीट है वो रेडियली फ्लो कर रहा होगा ऐसे। है ना, ऐसे ऐसे हीट का फ्लो रेडियली हो रहा होगा। और ऐसे अगर हीट का फ्लो रेडियली हो रहा है तो अगर ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर ठीक है लिख लो ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो लिखने का तरीका अपने पास है ही। तो लिखने का तरीका होता था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए। अब दिक्कत है कि ए किसका लें, जब हम लोग डेरिवेशन किए थे तो ध्यान से देखो, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो इतने एरिया से हो रहा था। और वो एरिया यहाँ का लो, 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 हर जगह का सेम था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि इनर रेडियस इसका R1 है, आउटर रेडियस R2 है, बीच में फिर एरिया लगातार वेरी करता जा रहा है। और याद करो मैंने बताया था कि ये जो लेंथ हम लोग लेते हैं या एरिया हम लोग लेते हैं कि कितने एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है, और लेंथ हमारा ये है कितने लेंथ से धारा प्रवाह हो रहा है। क्योंकि ये लगातार वेरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है जब हम पहले लिखा करते थे वैसे हम चीज़ों को अब नहीं लिख पाएंगे। तो अब लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलेंगे, और कैसे बदलेंगे वो ध्यान से देखो। क्योंकि चीजें यहाँ पे लगातार वेरी कर रही हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हॉलो स्फीयर पकड़ेंगे। हम एक ऑर्बिटरी हॉलो स्फीयर को पकड़ लेंगे। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। एक आर्बिट्री हॉलो स्फीयर हमने पकड़ लिया, मान लो यहाँ पकड़ लिया, बड़ा हो। मान लो हमने यहाँ पे एक आर्बिट्री हॉलो स्फीयर पकड़ लिया है। इसको रेड कलर से मार्क कर देते हैं। ठीक है, एक और पकड़ लेते हैं।
तो हमने क्या किया है, चूंकि बहुत सारे हॉलोस्फेयर से मिलके ये बना होगा, तो हमने एक हॉलोस्फेयर पकड़ लिया है। हमने क्या किया है, एक हॉलोस्फेयर पकड़ लिया है, कुछ ऐसा। पहले हम इस हॉलोस्फेयर से पास होने वाला थर्मल करंट निकालेंगे और उसको फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। या एक काम करते हैं, सुनो, इतना कौन करे, उससे अच्छा ऐसा कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो हमने ये एलिमेंट काटा है ना, वो यहाँ से एक्स दूरी पे है, और इसका थिकनेस मान लेते हैं कि डी एक्स है। एक्स पे जाके हमने डी एक्स ले लिया है, मान लो ये एक्स है और ये थिकनेस इसका डी एक्स है। तो क्या करेंगे, देख, एक बात समझ में आता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर थर्मल। मतलब अगर मुझे एक बार इसका थर्मल रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो हम बड़े आसानी से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देख जरा। हमारा मेन टारगेट रह गया है अब आर थर्मल निकालना। और आपको पता है कि आर थर्मल जब सब कुछ कांस्टेंट होता था तो इसकी वैल्यू आती थी एल बाई के इंटू ए। लेकिन चीजें यहाँ पे वैरी हो रही हैं, तो यहाँ पे एल बाई के इंटू ए लिखने का तरीका क्या होगा, देख के बताओ। ध्यान से देखो, इस कंडक्टर में जो काम एल कर रहा था, अभी वो काम कौन कर रहा है, सोच के बताइए। जितने लेंथ से धारा प्रवाह हो रहा है, तो अभी तो इस लेंथ से धारा प्रवाह हो रहा है, ये वाला। तो बोल। तो जहां जहां पे एल आ रहा था वहां आ जाएगा डीएक्स। अब बताओ, के तो खैर के ही रहेगा, वो तो बदलने वाला है नहीं। अब मुझे ए का बताओ। जितने एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है, जैसे ये एरिया से धारा प्रवाह हो रहा था, तो इस हॉलोस्फीयर में एरिया क्या लोगे। अभी कितने एरिया से होके धारा प्रवाह हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली हॉलोस्फीयर का जो ये वाला एरिया है, वो तो 4 पाई एक्स स्क्वायर ही होगा। ऐसा कर दिए। और जैसे, अरे ये क्लियर है ना कि हॉलोस्फीयर ऐसा है, तो धारा प्रवाह तो इन सब एरिया से होके ही हो रहा होगा। दैविक जी, बस अब एक बार ये कर दिया तो कुछ नहीं बचा फिर। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, लिमिट कहाँ से कहाँ। बताओ, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ डालोगे। लिमिट आ जाएगा R1 से लेके R2 तक, बस सॉल्व करके एक बार निकाल लो। आर थर्मल क्या आएगा, देखो तो क्या आएगा, आर थर्मल निकाल लो तो। 1/4 पाई के, और dx बाई एक्स स्क्वायर का आ जाएगा -1/x, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया है, लिमिट डाल देंगे ऐसा। सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कुल मिला के R2 - R1/4 पाई R1 R2। बस अब यहाँ लाके डाल दो, चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस आप कह रहे हो कि 100 - 0 का है, और आर थर्मल अब निकाल ही चुके हो, तो ये आ गया R2 - R1 डिवाइडेड बाई
इधर आ जाएगा 4 पाई के R1 R2, यानी इस रेट से हीट का फ्लो हो रहा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जो हीट अंदर से बाहर जा रहा है वो आखिरकार कर क्या रहा होगा? जो हीट अंदर से बाहर जा रहा है वो आखिरकार कर क्या हो रहा होगा? वो आइस को मेल्ट कर रहा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस केस में रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, निकाल सकते हो क्या? तो अगर आपको रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस निकालना है तो इस क्वांटिटी में किससे डिवाइड करोगे, जल्दी बताओ। अगर आपको रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस निकालना है तो इस क्वांटिटी में किससे डिवाइड करोगे? नहीं मन हम कह रहे किससे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई नहीं। सिंपली एल से डिवाइड कर दो तो आपको किस रेट से आइस मेल्ट कर रहा होगा वो निकल के आ जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? तुम बताना हमको अच्छे से इस बार। देखो ध्यान से। जैसे ये एक हॉलो स्फेयर है मान लो, और यहाँ ले लेते हैं तो लाके यहाँ डाल दिए, थोड़ा और छोटा। है। देखो, देखो, तो ये दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फेयर्स हैं। देखो, दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फेयर्स हैं। इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है इसका R2। इनर इसका टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है ना, वेरी नहीं कर रहा है। तो इनर टेम्परेचर फिक्स है T1 पे, और आउटर टेम्परेचर फिक्स है T2 पे। तो मुझे एक बात बताओ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा जरूर आएगा। कह रहे हैं बताओ, ये वाला अगर R1 है, ये वाला अगर R2 है, तो किस R पे टेम्परेचर T1 प्लस T2/2 होगा, निकाल सकते हो? अंदर का टेम्परेचर T1 है, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप बाहर बढ़ोगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा। तो कह रहा है बताओ किस पर्टिकुलर R पे टेम्परेचर T1 प्लस T2/2 हो जाएगा। लगाओ जरा दिमाग।
कह रहा है बताओ किस आर पे टेम्परेचर T1 प्लस T2/2 हो जाएगा। बताओ जरा। इस पर्टिकुलर आर पे टेम्परेचर T1 प्लस T2/2 हो जाएगा। दिमाग लगाओ जरा अच्छे से। आप चाहो तो आर थर्मल का जो रिजल्ट हमने बनाया था वो आप देख सकते हो यहाँ से। बताओ चलो। जरा बताओ किस आर पे टेम्परेचर T1 प्लस T2/2 हो जाएगा। बता दो। इस आर पे टेम्परेचर की वैल्यू T1 प्लस T2/2 होगी। क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताइए। हाँ जी। अरे हो रहा है, कुछ हो रहा है, ट्राई हो जाएगा क्या बताओ, तो हम समझाएंगे। आस्था जी कुछ कैलकुलेशन हो रहा है क्या। समझ में आ रहा है करना क्या है अपने को। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आप ट्राई करें, नहीं तो फिर हम समझाएंगे। आंसर इसका बड़ा अच्छा आना चाहिए मुझे लग रहा है। मुझे में आ रहा है क्या करना है, तो चलो करो। एल क्या लेंगे, एल मतलब लेंथ। एल तो यहाँ वेरिएबल है ना, ये वन यहाँ तो वेरिएबल है। देखो सुनो, करना क्या पड़ेगा हम बता रहे, सुनो ध्यान से सुनो। करना ये होगा कि जिस रेट से हीट का फ्लो यहां से यहां होगा, उसी रेट से हीट का फ्लो यहां से यहां होगा। बस दो बात लगाएंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। देखते हैं, रुक जा। हम कुछ और कह रहे हैं, और देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जो हीट का फ्लो होगा वो लिखा जाएगा T1 प्लस T2/2 माइनस T1। सॉरी उल्टा कर दिए क्या, तो ऐसा लिख लेते हैं।
और इतने का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा, अभी हम फॉर्मूला बनाए थे, आया था, देख लो, R2 - R1/4 पाई K R1 R2। और लगाते हैं यहाँ पे, तो R2 - R1 मतलब R - R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई K R1 R2, मतलब R और R1। ये हमारा हो गया R1 से लेके R तक का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है। अब R से लेके R2 तक का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये वाला दिस कैन बी रिटन एज T1 प्लस T2/2 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R इंटू 4 पाई K R इंटू R2। अब 4 पाई K R तो काट ही दो। ठीक है, और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाना है, क्या आ गया बोल जरा, ये क्या आ गया, T1 - T2 ना, 1 - 2 इंटू R1 इंटू R2 माइनस R, दैट मस्ट बी इक्वल टू, वही आ गया, T1 - T2 इंटू R2, ये आ गया R - R1। तो अच्छी बात है कि ये तो कट ही गया लग रहा है, यानी ये आ गया R1 R2 माइनस R1 R इज इक्वल टू R2 R प्लस R1 R2। ठीक है, हो गया, गड़बड़ हो गया क्या? क्या तो R की वैल्यू 0 आ रही है? अरे सुबह हम पहले इसको तो पढ़ ले यार, जब उसका बारी आएगा तो करा दूंगा ना। तो कर रखा है तो क्लास लीव कर दे। अरे देख तो कहाँ गड़बड़ हो गया यहाँ कैलकुलेशन में। अरे देख तो कहाँ गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन। कहाँ गड़बड़ किए हैं देख जरा, हम माइनस कहाँ आएगा देख। और माइनस आएगा लास्ट में, कहाँ पे? ये वाला क्या? हाँ माइनस आ गया ना, ठीक है ठीक है। अब कितना आ गया देख, तो आप देखोगे आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखो, 2R1 R2/R1 प्लस R2। और देख लो, अब ये तो मैंने ही कराया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो हम फिर एक दे रहे, फिर करके दिखाओ। जैसे ये एक बड़ा सा हॉलो स्फेयर है, और इसके अंदर एक छोटा सा हॉलो स्फेयर ले लिया है हमने, और ठीक है,
और एक और हॉलोस्फीयर मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे। इस तरह से एक हॉलोस्फीयर हमने मार्क कर दिया है। अगर ऐसा, इसका रेडियस सपोज कर लो R1 है, इसका रेडियस सपोज, चलो हम बताएंगे कितना है अभी, और एक इसका रेडियस है, तीन अपने को दे दिया है। ये R1 है, ये R2 है। यहाँ का टेम्परेचर अंदर का पूरा फिक्स है, टेम्परेचर T1, और बाहर का टेम्परेचर है T2। हम जानना चाहते हैं कि R1 प्लस R2/2 पे टेम्परेचर कितना होगा। अपने को यहाँ का टेम्परेचर चाहिए, चलो फाइंड करके दिखाओ। जरा बताओ अंदर का टेम्परेचर अगर, अरे मन, मैंने क्या किया, जिस अंदर का टेम्परेचर मान लो अगर ज्यादा है तो हीट का फ्लो होगा फ्रॉम यहाँ से यहाँ। तो जिस रेट से यहाँ से यहाँ हीट का फ्लो होगा ये वाला, वो ये वाला होगा। देखो तो सही लिखे हैं क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस। और थर्मल रेजिस्टेंस अभी पिछले में डेराइव किया था R2 - R1/4 पाई के R1 R2, तो वही लिख दिए हैं, देख लो। तो जितना हीट यहां से यहां आएगा वही हीट तो यहां से यहां जाएगा। तो मैंने पहले यहां से यहां का हीट, जिस रेट से हीट का फ्लो होगा वो लिख दिए, और बाद में जितना इस रेट में जो यहां से यहाँ हीट के फ्लो होने का रेट है उसको लिख दिए। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, सही है क्या? देख, अब दोनों को इक्वेट कर दिए और सॉल्व कर दिए और कुछ नहीं किए हैं, देख लो। अब इसी को थोड़ा सा बदल के मैंने कर दिया है कि देखो कि अंदर का टेम्परेचर अगर T1 है, बाहर का अगर T2 है, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे जो टेम्परेचर आएगा, या टेम्परेचर की वैल्यू बताओ जब R की वैल्यू R1 + R2/2 होगी। फाइंड करो। जब R की वैल्यू R1 + R2/2 होगी तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखे। जल्दी बताओ क्या आ रहा है। देखते हैं दैविक, रुक जा। जल्दी बता दो। जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है।
फिर वही करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर टी रहा होगा, तो लिखेंगे कि यहाँ से यहाँ जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आएगा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आएगा T1 माइनस टी डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। तो ये कुल मिला के हो जाएगा मेरे हिसाब से R2 माइनस R1/2, और ऊपर चला जाएगा 4 पाई के R1 R2, R1 प्लस R2/2 इंटू R1, that must be equal to T माइनस T2 बाई R2 माइनस इतना हो जाएगा, यानी कि R2 माइनस R1/2। पर यही आ रहा है क्या, देख लो। और ऊपर आ जाएगा 4 पाई के R1 प्लस R2/2 इंटू R2। तो कुछ कुछ कट जाना है, जैसे ये पूरा कट गया, 4 पाई के कट गया, तो 4 पाई के कट गया और ये भी कट गया, टू भी उड़ा दो, R1 प्लस R2 भी उड़ा दो। ये रह गया T1 माइनस टी इंटू R1 मस्ट बी इक्वल टू T माइनस T2 इंटू R2। तो आप देखोगे ये आ गया T1 R1 प्लस T2 R2 बाई R1 प्लस R2 इज। अरे बात समझ गए, तो ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान रखो। आओ थोड़ा और मुश्किल करते हैं इसको। अब हो सकता है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर ना हो के दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो जाए, जैसे ये। एक तो ये हो गया, जैसे ये है। अब हमने दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया है। अब दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर अगर हम लिए हैं तो समझ में आ रहा होगा कि हीट का फ्लो कैसे होने वाला है। इस बार जो हीट का फ्लो होगा वो रेडियली होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। है ना, ऊपर से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ऐसे हीट का फ्लो हो रहा है। इस बार रेडियली हीट का फ्लो हो रहा है। ठीक वैसे ही इधर भी आप दिखा सकते हो कि ऐसे ऐसे हीट का फ्लो हो रहा है। है ना, और भी अगर देखो तो ऐसे ऐसे हीट जा रहा होगा, ऐसे।
मतलब इस बार जो हीट है वो रेडियली फ्लो कर रहा है। अपने को ये दिया हुआ है कि ये लेंथ जो है वो एल है, और ये भी अपने को बता रखा है कि ये जो रेडियस वगैरह आपको दिख रहा है, इनर रेडियस इसकी है R1, और जो इसका आउटर रेडियस है वो है R2। इसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो T1 है, पूरे अंदर का टेम्परेचर, और बाहर का टेम्परेचर है T2। तो कहता है बताओ कि किस रेट से रेडियली हीट का फ्लो हो रहा होगा। अरे हीट का फ्लो कैसे हो रहा होगा, ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी बताओ। हीट का फ्लो कैसे हो रहा होगा, ये समझ में आ रहा है? हाँ, रेडियली हीट निकल रहा होगा जैसा दिख रहा है आपको। दिक्कत यहाँ पे क्या है समझ में आ रहा है? जब इसका थर्मल रेजिस्टेंस या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लिखोगे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में अपने को टेम्परेचर डिफरेंस तो पता है, मेन झंझट करेगा आर थर्मल। हमको आर थर्मल नहीं पता है। तो क्या आप इस कंडक्टर का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल पाओगे क्या? थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो होती है L/K इंटू ए। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है, देखो तो। अभी ऐसे हॉलो स्फीयर में किए थे, ठीक वैसे ही कहानी है। हाँ, के तो कांस्टेंट है, लेकिन दिक्कत है कि जिस एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है या जिस लेंथ से धारा प्रवाह हो रहा है वो सब बदल रहा है। तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच में एक सिलेंडर पकड़ो जिसका रेडियस हो x, थिकनेस हो dx। पहले उसका थर्मल रेजिस्टेंस लिखो, उसको फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट करो। चलो ट्राई करो। पहले दोनों के बीच में एक सिलेंडर पकड़ लो। एक सिलेंडर पकड़ो। ऐसे एक और सिलेंडर पकड़ लो। ऐसे एक सिलेंडर और पकड़ लो, जैसा मैंने बनाया है देखो। देख लो। तो इधर ऊपर हो गया क्या? बना लो फटाफट अब। यहाँ से एक्स पे जाके
डीएक्स थिकनेस का एक सिलेंडर पकड़ लो। पहले डीएक्स से होने वाले धारा प्रवाह थर्मल रेजिस्टेंस निकालो, उसको फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। चलो ट्राई करके दिखाओ मुझे। फटाफट ट्राई करो। फील करो। एल का काम कौन करेगा यहाँ पे? एरिया का काम कौन करेगा यहाँ पे? अच्छे से देखो, फटाफट आंसर आ जाएगा। हाँ जी, बता दो। कार थर्मल क्या आएगा? समझ में आ रहा है कि अपने को। अरे एल का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? एल का काम। जो काम पहले हमारा एल करता था, वही काम यहाँ पे कौन करेगा? ऑब्वियसली डीएक्स, तो डीएक्स को डीएक्स लिख दो। जो काम पहले के करता था, वही काम यहाँ पे कौन करेगा? हाँ, वो तो कांस्टेंट रहता है। वो तो वेरी करना ही नहीं है, तो क्यों दिमाग लगाना है? के की जगह के आ गया। और एरिया की जगह पे क्या आएगा? कितने एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है, बताओ। 2 पाई x स्क्वायर, ये कौन सा एरिया है रे तनिष? अरे अपने को तो ये एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है, ये सिलेंडर का। 2 पाई एक्सएल हो जाएगा ना। और इसको कर देंगे इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ लिमिट? लिमिट लिमिट। ऑब्वियसली R1 से R2। समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा अपना 1/2 पाई के एल। और ये हो जाएगा ln R2/R1। मतलब इस केस में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आएगा, यानी कि dQ/dt जो होगी, उसकी वैल्यू होने वाली है T1 - T2 डिवाइडेड बाई
ये तो हो जाएगा 2 पाई के एल, और इधर आ जाएगा ln r2/r1। अरे बोलो, यही आया क्या? चलो, ये सब चीजें दोबारा करंट में आप पढ़ोगे, अभी हम फिलहाल उसमें नहीं जा रहे हैं। चलो और देखो, अब एक ट्रिक सिखाते हैं आपको। तो सर ट्रिक पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, और इससे देखते हैं। इस तरह का ये एक कोन है, इसको इस तरह का एक कोन है ये। देखो, ये इस तरह का एक कोन है ये। कोन तो बेसिकली लेना हमको नहीं है, हमको लेना फ्रस्टम है। लेना अपने को फ्रस्टम है, हाँ, ऐसा ले लिए। तो डिलीट नहीं होगा क्या? तो ठीक है, रुको। देखो, बना ही देते हैं। एक इस तरह का, और एक इस तरह का, और एक लाइन ऐसे, और एक लाइन ऐसे। देखो, एक फ्रस्टम का कंस्ट्रक्शन हो गया है। इनके जो पैरामीटर्स हैं वो दिए हुए हैं, जैसे कि ये अपना दिया हुआ है, ये अपना दिया हुआ है, और इसको भी ज्वाइन कर ही दो। ठीक है, इसका ये वाला रेडियस है R2 मान लेंगे, और ये वाला रेडियस इसका दिया हुआ है R1। और इसका ये लेंथ अपने को दिया हुआ है L। ये है R1, ये है R2, और इन लोगों को एक मटेरियल से जिस जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K। ठीक है, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K। तो कहता है बताओ, अगर धारा प्रवाह हो रहा है ऐसे along its length, तो अगर मान लो हमने आपको दे दिया है कि ये वाला जो एंड है इसका टेम्परेचर कुछ दे दिया है मैंने आपको, मान लो T1, और इस वाले एंड का टेम्परेचर मान लो मैंने आपको दे दिया है T2। दिस इज T1, दिस इज T2।
तो जाहिर सी बात है हीट का फ्लो इधर से उधर होगा। तो कहता है बताओ कि इस कंडक्टर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि अपने को टेम्परेचर डिफरेंस तो पता है, यानी हमारा मेन टारगेट अब क्या निकालने का रह गया है बताओ। आर थर्मल, क्योंकि एक बार आर थर्मल आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ आर थर्मल में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आर थर्मल की वैल्यू होती है L/K × A। यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है या कुछ वेरिएबल भी है, देखो तो। तो हाँ, एरिया लगातार वैरी कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि अपने को क्या करना है। लेकिन देखो एक बात ध्यान रखो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए पहली बार आया है, तो आज हम आपको पहले बेसिक से समझाएंगे और फिर इसका एक ट्रिक बताएंगे जो आप हमेशा के लिए याद रखना, आपको बहुत फायदा होगा। और पहले इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। हो सकता है तुम कर भी लोगे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, तुम्हारे लिए पहली बार है, तो हम आपको समझा रहे हैं कि करना क्या है, अच्छे से देखना एक बार। मैंने क्या किया है, मैंने एक एलिमेंट काट लिया है, दिख रहा होगा आपको। हाँ, सबसे पहली बात जो आपको सीखना है वो ये है कि या तो कोन आए या तो फ्रस्टम आए। आपको सारा कैलकुलेशन हमेशा कोन के एपेक्स से करना है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो एपेक्स दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हम ढूंढेंगे उसको। कैसे ढूंढेंगे, पहले अब इसको पूरा करेंगे। मान लेते हैं इधर कहीं पूरा हुआ होगा ये। ठीक है? सबसे पहला काम है इसको डॉटेड लाइन कर देते हैं। ये लाइन आ गई। इसको हमने कर दिया पहले डॉटेड। वैसे ही इधर से भी लाइन को हम कर देंगे डॉटेड। और जो एपेक्स पहले हमको नहीं मालूम था, मैंने वो एपेक्स ढूंढ लिया है। सबसे पहला काम तो हमको यही करना था। तो जब भी आए कोन या फ्रस्टम, तो आपको ध्यान रखना है कि सारा कैलकुलेशन एपेक्स से होगा। चलो, अब ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं। हम ये सारा कैलकुलेशन हम यहाँ से करने वाले हैं, तो पहले हम यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देते हैं। ठीक है? अब मैंने क्या क्या किया है ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस का नाम रख दिया है x1। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का नाम रख दिया है मैंने x। एक काम करते, यहाँ तक ले लेते और लेना पड़े। देखो, तो मैंने क्या किया माना है, हम लिख देते हैं अच्छे से आपके लिए। मैंने ये माना है, मैंने इसका नाम रखा है x1, इसका नाम रखा है x, और इसका नाम रखा है हमने x2। ठीक है? और इस वाले रेडियस का नाम मैंने रख दिया है r। ठीक है ना? अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल में अपने को दिखाई पड़ रहा होगा कि r1/x1 इज इक्वल टू r2/x2 इज r/x। देखो तो, चलिए आर कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा।
देखो तो सही लिखे हैं क्या? सिमिलर ट्रायंगल का आइडिया मैंने लगाया है इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। पर ये क्लास कब तक है? मैथ की क्लास? अरे कम से कम हम तो 2 घंटा पढ़ाने के मूड में आए थे, तुम लोग का क्लास था तो कल मुझे बताना चाहिए था ना, बताया क्यों नहीं? आज सुबह भी बता देते। कम से कम 11 बजे तक तो पढ़ा लेने दो, 10 मिनट और। अरे कोई क्लास कभी क्लास कर जाए ना, मैं ना शाम को थोड़ा मुझे कहीं जाना था इसलिए मैंने अभी पढ़ा दिया। अब बोल देते ना मुझे। देखो सुनो ध्यान से, जब ये तीनों आपस में इक्वल हैं ही, तो क्यों ना इनको कुछ मान लिया जाए। मैंने इनको कुछ मान लिया है, सपोज करो पी। ऐसा मैंने मान लिया है, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। जब तीन चीजें आपस में इक्वल हैं तो वो कुछ के बराबर होंगी, तो मैंने उसका नाम पी कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा अच्छे से। तो यहां से एक बात दिख रहा है कि R1 की वैल्यू होगी px1, R2 की वैल्यू होगी px, और R की वैल्यू होगी px। ऐसा मैंने मान लिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे, और ऐसे ऐसे जितने एलिमेंट होंगे सबके लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। आओ देखते हैं। पहले हम इसका रेजिस्टेंस लिखने वाले हैं। चलो मुझे बताओ, मैंने इसके थिकनेस को कर दिया है dx, और रेडियस तो आपको दिख ही रहा है। चलो बताओ, इसका R थर्मल जब हम लिखेंगे तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ L का काम कौन करेगा? सोच के बताना एकदम अच्छे से। L का काम यहाँ पे कौन करने वाला है? बताओ, कितने लेंथ से होके धारा प्रवाह हो रहा है? ऑब्वियसली dx। तो जहां जहां L आ रहा है वहां पे dx डाल दिया। जहां जहां k आता है वहां क्या लिखोगे? हाँ, k तो भाई मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो वो तो वही रहने वाला है। जितने एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है वो एरिया क्या लिखा जाएगा? जितने एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है वो एरिया कितना लिखा जाएगा? सोच के बताना अच्छे से। जिस एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है। बोलो। निधि, 2 पाई आर तो लेंथ होता है रे। और वैसे भी कुछ कह रहे हैं पाई x स्क्वायर, और दैविक कह रहा है पाई r स्क्वायर, आस्था भी कह रही है पाई r स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, पाई x स्क्वायर होगा या पाई r स्क्वायर होगा? सोच के बताओ जरा। जितने एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है जरा बताओ। हाँ। अरे काका, अभी हीट ऐसे जा रहा होगा। ऑब्वियस एरिया ये वाला तो लोगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख दो पाई r स्क्वायर।
लेकिन आपको एक दिक्कत इसमें समझ में आ रहा होगा मेरे नन्हे मुन्नो, कि इसमें वेरिएबल कितने हो गए। यहाँ एक्स भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। तो या तो एक्स को हटा के आर लाओ या आर को हटा के एक्स लाओ। कौन सा काम करना चाहिए बताओ। आर को हटा के एक्स लाओ, बिल्कुल सही, क्योंकि आर की वैल्यू हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि सम कांस्टेंट इनटू एक्स, लाके डाल दो। ये हो गया dx बाई के पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। और अपने को करना होगा इसको इंटीग्रेट, अब हम कर पाएंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल हो गया है सिर्फ एक्स। तो बताओ एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ डालोगे। एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ डालना है बताओ। हाँ, x1 to x2। वैसे मार्क करने वाली बात है कि अपने को x1 x2 दिया नहीं है, अपने को तो r1 r2 दिया है। अब ध्यान से देखो, 1/k पाई पी स्क्वायर तो बाहर कर दिए क्योंकि सब कांस्टेंट था। और dx/x² का इंटीग्रेशन हो जाता है -1/x। कुछ याद है क्या। अरे तो 50 बार पढ़ चुके हैं हम लोग। अब ध्यान रखो इसको, इतना समय नहीं है अपने पास, समय बचाना सीखो। तो -1/x² करोगे तो मैंने माइनस कॉमन दे दिया है, और ये आ जाएगा 1/x2 -1/x1। देखना क्या बढ़िया सॉल्यूशन होगा इसका। अभी माइनस को सॉल्व वॉल्व करके हम लिख दे रहे हैं, तो ये आ गया x2 - x1 डिवाइडेड बाई के पाई को हमने अरेंज करके ऐसे लिख दिया है, देखो तो सही है क्या। देखो अब तुमको लग रहा होगा यार ये पता नहीं सर कैसा सॉल्यूशन किए हैं, ना x1 पता है ना x2 पता है, ना अपने को p पता है, कुछ नहीं पता है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से होगा। आप ध्यान से देखो, डायग्राम में देखो और मुझे बताओ x2 - x1 किसके इक्वल है। डायग्राम में मुझे देख के बताइए x2 - x1 किसके इक्वल है। तो l के इक्वल है। चलो भाई बड़ी अच्छी बात है। पाई तो ठीक है, के भी ठीक है। px1 किसके इक्वल है। और px2। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जितने अननोन थे सब अपने आप गायब हो गया और आंसर हमारा निकल के आ गया। बात समझ में आया। एक स्टेप पहले लग रहा था कि यार इतने इतने वेरिएबल है सॉल्व कैसे होगा, लेकिन देखो कितने आसानी से सॉल्व हो गया। अब तुम बोलोगे सर डायग्राम तो आपने अच्छा बनाया है, लेकिन इसका ट्रिक बता रहे थे आप, वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है, आओ समझाता हूँ। तो जब कभी भी आपको दिख जाए फ्रस्टम, जब कभी भी आपको दिख जाएगा फ्रस्टम, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जो हमेशा एकदम अप्लाई होगा, उसको ध्यान रखना, बड़ा ही टाइम सेविंग है। तो आप क्या करेंगे, इसको बना देंगे एक रॉड। रॉड बनते ही हमारा काम बड़ा आसान हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो रॉड का रेडियस लेंगे आर, दैट विल बी √of r1 × r2। जैसे आपने ये कर दिया, अब ये प्रॉब्लम आपका एक लाइन का ऑब्जेक्टिव बन के तैयार हो गया। आपको एग्जाम में इसका थर्मल रेजिस्टेंस पूछे आप भूल जाओ, आप इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल के देखो क्या आंसर वही आ रहा है क्या।
तो जब कभी भी आपको फ्रस्टम दिखाई पड़े तो आप उसको एक रॉड में कन्वर्ट कर लोगे, जिस रॉड का रेडियस आपको लेना है √(r1 r2). मुझे एक बात बताओ, क्या इसका रेजिस्टेंस लिखना आसान है या मुश्किल? बोलो। बिल्कुल आसान, क्योंकि यहाँ एल भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू तो बड़ा आसान हो गया। तो ये इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक आपको एक बार नहीं कई बार दिखाई देगा। इवन 11th में भी आपको एक बार और दिखाई देगा, 12th में भी आपको एक दो बार और दिखाई देगा। बोलो, क्लियर हो गया बात? चलो देखते हैं, शाम को अगर हुआ तो शाम को भी क्लास ले लेंगे। शाम को कहीं जाना था इस चक्कर में। चलो, तुम लोग की क्लास भी है तो बार कोड जनरेट कर देते हैं, फटाफट देख लो। इनका एक क्लास रह गया होगा, अभी हम अपलोड कर देंगे इसको थोड़ी देर में। कल वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी आधे एक घंटे के बाद।